हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम लोग एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं 30 स्पेशल क्वेश्चन जो आपको ज़रूर देख के जाने चाहिए। और उस सीरीज में आज आई थिंक फोर्थ लेक्चर होएगा हमारा। और आज अपन इनपुट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अगला लेक्चर जो है वो वैल्यूएशन, कंपोजिशन और इन सब के अराउंड होएगा और फिर ख़त्म कर देंगे। आज हम लगभग 18 क्वेश्चन तक, हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज शायद 18-19 तक पहुँचेगा ये। और फिर 12 क्वेश्चन लगभग उधर से होंगे, 11-12 क्वेश्चन। And that will conclude our important 30 question series that we are conducting. अब चलते हैं, नो टाइम खोटी, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ये आपके आई थिंक प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ, ये क्या पूछ रहा है, मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ उत्तर प्रदेश इज डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, he approaches you to understand the manner of utilization. अब ये आपको वैसे आता होगा। अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन का ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है आपको अच्छे से वैसे आइडिया होगा ही। आईटीसी का सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी हमें ख़त्म करनी होती है। सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी ख़त्म करेंगे। और आईजीएसटी की पेमेंट सबसे पहले किस चीज़ के पेमेंट के लिए यूज करेंगे, आईजीएसटी के लिए। अगर बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, किसी भी रेशियो किसी भी प्रोपोर्शन में करना है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पहले एसजीएसटी का कर सकते हैं, बाद में सीजीएसटी का कर सकते हैं, सेम रेशियो में कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हो सकता है जीरो और फुल कर दें या फुल और जीरो कर दें, जैसा मर्जी वैसा यूज कर सकते हैं। एनी मैनर, ये है ना, एनी मैनर और एनी पोर्शन, प्रोपोर्शन कोई फिक्स नहीं है। आपको सीजीएसटी के लिए या फिर यूटीजीएसटी के लिए जैसे यूज करना है वैसे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एंटायर आईटीसी ऑफ, हाँ पहले सबसे पहले आपको आईजीएसटी की सारी क्रेडिट को ख़त्म करना होता है। सब्सिक्वेंटली आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी की फिर लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, अगर सीजीएसटी की हमारे पास क्रेडिट है तो हम उसको सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, सीजीएसटी के लिए। अगर सीजीएसटी की क्रेडिट कुछ बच जाती है सीजीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद, तो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी के लिए। एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते, यूटीजीएसटी के लिए नहीं कर सकते। सिमिलरली एसजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, अगर कुछ क्रेडिट बच गया तो आईजीएसटी के लिए, बट सीजीएसटी के लिए नहीं कर सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। सीजीएसटी यूटीजीएसटी के आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। आईजीएसटी तो कहीं भी अपना, पहले आईजीएसटी के लिए फिर सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों के लिए कहीं भी किसी भी रेशियो किसी भी पोर्शन के अंदर यूज हो सकता है। तो ये तो आपको वैसे पता होगा। और ये आईटीसी ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, परितोष एंड कंपनी सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ठीक है। It has made the following outward taxable supplies in a tax period. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है 10 लाख का, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है 8 लाख का। इट हैज़ ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेज मेड बाई इट। ये परचेजेज का डिटेल्स है और ये सप्लाईज की डिटेल्स है। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेजेज है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया होगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा 3 लाख और 2.5 लाख। ये 2.5 लाख किस चीज़ का अमाउंट है भाई, आईटीसी का ही अमाउंट है। नहीं, ये अमाउंट वैसे नॉर्मल है, वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू। फिर है परितोष एंड कंपनी हैज फॉलोइंग आईटीसी विथ इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। अच्छा, कुछ साल के शुरुआत में भी आईटीसी उनके पास पड़े थे। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी 18% है। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज है एंड ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी दे रखा है, फुलफिल कर रखा है। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। अब ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। बेसिकली ये भी पहले क्वेश्चन जो इससे पहला वाला 11 नंबर क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है कि इस तरीके से यूटिलाइज करो। देखो आईजीएसटी की आईटीसी हमें सबसे पहले यूटिलाइज करनी है, तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो आईजीएसटी के लिए सबसे पहले, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए इस तरीके से यूटिलाइज करना, सो दैट हमारा मिनिमम से मिनिमम कैश में हमें पे करना पड़े, सेट ऑफ पूरी तरीके से हो पाए।
ये ध्यान में रखना, वर्किंग कैपिटल हैम्पर नहीं करना हमने। अब इसमें कुछ करना था क्या? अब देख लो, इंट्रास्टेट सप्लाईज है 10 लाख। अब 10 लाख का 9% हो गया, और ये पेन कहाँ चला जाता है यार। तो 90,000 की लायबिलिटी बन जाएगी प्लस 90,000। यहाँ आईजीएसटी में कितनी लायबिलिटी बन जाएगी? इंटरेस्टेड सप्लाई है 8 लाख के ऊपर, 8 लाख का 18% कितना हो जाएगा? 144, 1,44,000 ही होगा शायद। 8 लाख का 18% देख लेना कैलकुलेट करके, यहाँ तो दे ही रखा होगा वैसे नीचे। कितना ही है? 90,000 और 90 144। उसी तरीके से अपने पास क्रेडिट कितनी आ जाएगी? 3 लाख का 27,000, 27,000, और यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख का 18% करो। मनी मन बहुत तेजी से करना भाई। $45,000 इतना ही होगा ना। अब अपने को यूज किस तरीके से करना है? 90 और 144 की लायबिलिटी बन गई, और 27 27 45 की हमारे पास आईटीसी आ गई। कुछ पुरानी आईटीसी है, तो क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं। बेसिकली इसके प्रेजेंटेशन का तरीका ध्यान रखना, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत, क्योंकि आईसीआई भी हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से पैटर्न से सॉल्व कर देता है। कई बार पहले नोट्स लिख लेते हैं, बाद में सोल्यूशन बनाते हैं। कई बार वो ऐसा करते हैं कि जैसे जीएसटी पेबल में आउटवर्ड सप्लाईज की एक टेबल बनाएंगे, फिर आईटीसी का एक टेबल बनाएंगे, और नीचे बनाते हैं कि फाइनली हमें आउटवर्ड सप्लाई पे इतना टैक्स से जो है आईटीसी हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, और फिर नेट और नेट कैश कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। या आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे यहाँ बना हुआ है कि हमने पहले ही सोल्यूशन बना दिया और सारे कंप्यूटेशन वर्किंग नोट के अंदर चले गए। तो आप जैसे चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी आ रही थी 90,000 प्लस 90,000 और 144। अब आईटीसी आपकी कितनी है वो माइनस कर दिया आपने, और नेट पेबल इन कैश आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आईटीसी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप कितना कर रहे हो ये भी निकाल दिया। अब वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले 90,000 90,000 144 हमने ऊपर ही निकाल दिया था, और ये ओपनिंग हमारा है 57,000 57,000 और 144, 140 था। और इंट्रा स्टेट सब परचेजेज पे कितना आ रहा था जीएसटी? 27 27 और 45। ये हमने इधर निकाला था 27 27 और 45, यही वहाँ भी आ रहा है। अब इसको हमें यूज़ क्या करना है बेसिकली, और क्वेश्चन में है भी नहीं कुछ। तो देखो हमारे पास लायबिलिटी कितनी की आ रही है? 90,000 90,000 और 144। तो हमें सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट ख़त्म करनी है। आईजीएसटी की क्रेडिट मेरे पास है कितना? पहले से हमारे पास 1,40,000 था ओपनिंग, और अभी जो हमने परचेज करा उसके ऊपर 45 यानी 1,85,000 टोटल क्रेडिट है। और हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 1,44,000। तो हम सबसे पहले इसका यूज करते हैं 144 क्रेडिट से शर्ट ऑफ किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का हम यूज करेंगे। आईजीएसटी वाली लाइन में है, सीधी लाइन, पहली लाइन। और लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, भावनाओं मत बहना, ठीक है। हमने पहले 144 यूज कर लिया। अब हमारे पास कितनी लायबिलिटी और बच गई, कितनी क्रेडिट और बच गई? यहाँ पे 185 था हमारे पास। 185 में से हमने यूज कितना कर लिया आईजीएसटी को? 144। तो 41,000 ऑलमोस्ट मेरे पास और बच गया। मुझे सबसे पहले इसी की लायबिलिटी ख़त्म करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितने कितने क्रेडिट पड़े हुए हैं। तो देखना आपके पास सीजीएसटी में कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके पास है
84 और यहाँ पे है 87, यानी आपको दोनों जगह क्रेडिट तो यूज करना पड़ेगा आईजीएसटी का। तो हमने आसान काम क्या करा कि 38,000 यहाँ यूज कर लिया, 3,000 यहाँ यूज कर लिया, फिर जितना बच गया 52,000 हमने सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लिया, यहाँ पे 87 पूरा यूज कर लिया। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओगे ना तो आपको मिनिमम 32,000 तो पे करना ही पड़ेगा कैश में। अब ये एक कोई फिक्स तरीका नहीं था, हो सकता है आप यहाँ पे 38 कर लेते, यहाँ पे 3 कर लेते, फर्क उससे भी नहीं पड़ता। आप करके देखना कोई भी कॉम्बिनेशन, बस आपको ध्यान ये रखना ये मुझे मिनिमम से मिनिमम कैश में हमें पे करना है। सॉरी ये नहीं है, हाय ये वाला अमाउंट है, हर जगह नील आ रहा है ना। जितना कम से कम कैश हो सके उतना हमें पे करना है, और फिर जो आईटीसी बच गया अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर यही है, नोट जरूर लिख देना। फर्स्ट, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज इन फुल फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी and remaining CGST AGST in any order in any proportion. However, ITC of IGST liability has been utilized here in such manner so as to minimize the cash outflow. तो यहाँ पे तो अपन 0 कैश आउटफ्लो था। खैर इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे, नीलकांत प्राइवेट लिमिटेड। अब वो सिर्फ क्वेश्चन आपके एक प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको पहला क्वेश्चन जो पूछेगा ना उसी में डाल देगा, पक्की बात है। 8 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछता है और वहीं पे डालेगा। नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कोलकाता हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब इनने क्या दिया, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रिसीव्ड एज एडवांस इन जनवरी, द इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल्स वैल्यू इज इशूड ऑन 15 फरवरी। अब बताओ ये 1 लाख रुपए जब इनको मिला था क्या उस समय टैक्सेबल रहा होगा? गुड्स के अगेंस्ट अगर कोई इनवॉइस एडवांस मिलता है तो क्या वो उस समय पे एडवांस जब मिला था उस समय क्या लायबल रहा होगा जीएसटी के लिए? सर्विसेज के अगेंस्ट अगर एडवांस मिलता है तो टैक्स लगता है, गुड्स के अगेंस्ट अगर एडवांस मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो पूरी 4 लाख पे इस साल हमें टैक्स देना है, इस पीरियड में फरवरी में टैक्स पे करेंगे। तो अपना यहाँ आता जाएगा आंसर 4 लाख के ऊपर 9% हमने यहाँ लगा दिया। इसमें कोई वो नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, इसका क्रेडिट आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट otherwise than as a part of residential complex। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? यहां पे एक एग्जिम्पशन हुआ करती थी, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 कि सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है किसी कॉम्प्लेक्स का, मतलब अदर देन किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक होता है क्या कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, राइट, फ्लैट्स हैं, वो भी एक यूनिट है। उसके अंदर कोई रिपेयर की सर्विसेज देते हो या कुछ भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज हो, एग्जेम्पशन नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर कोई सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे एक बिल्डिंग आप बना रहे हो, वहाँ पे अगर प्योर लेबर सर्विस दे रहे हो, क्या एग्जेम्पशन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यानी प्योर लेबर सर्विस। सर्विसेज रेंडर्ड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल। नोट नंबर 2 है इसका, और नोट नंबर 2 क्या कहता है? सर्विसेज बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट by way of construction, erection, commission or installation of original works pertaining to a single residential unit
अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिलती है नोटिफिकेशन नंबर 12 से। तो इसकी बेसिकली आप सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, देखो एक तो तरीका ये भी है, पहले आउटवर्ड सप्लाईज निकाल लिया हमने पूरा, फिर पूरा आईटीसी निकाल लिया, और फिर बाद में क्रॉस यूटिलाइजेशन का एक चार्ट बना दिया कि हमें कितना कैश पे करना है। या फिर ऐसा हो सकता था यही हम मैं पहले बना लेता कि आउटवर्ड जीएसटी पेएबल लेस आईटीसी और मिनिमम कैश पेएबल, और फिर नोट 1 नोट 2 डालते या वर्किंग नोट 2 डाल के उसके अंदर हम आईटीसी का भी कैलकुलेशन करते और आउटवर्ड जीएसटी का कैलकुलेशन करते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन हो सकते थे। अच्छा, इसके अंदर और भी एंट्रीज बचे हुए हैं। चौथा, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री, इट इज एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगा हुआ, क्या हम क्रेडिट ले सकते हैं इसका? क्लब की सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज क्रेडिट नहीं मिलती है, 17(5) ब्लॉक करता है क्रेडिट को। उसके बाद है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए, जीएसटी इज पेबल एट द रेट 12%, इट इज एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या ये फॉरवर्ड चार्ज की है? 12% रेट है, ये रिवर्स चार्ज है, ये फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करा हुआ है, तो इसकी क्रेडिट हमको मिल जाएगी। जीटीए की सर्विसेज ये रहा, आईजीएसटी 24,000 रुपये हमने क्रेडिट ले लिया इसका। और यहाँ पे अपन डिटेल लिख भी दिए हैं कि सिंस इन द गिवन केस सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड एट द 12% एंड द रिसिपेंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपेंट, रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि 12% ले रहे हैं उस केस में कहता है कि 5% का रेट एप्लीकेबल होता है रिवर्स चार्ज के लिए। उसके बाद है इंटरेस्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। ये कौन था? नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मल है। आपको पता है यहाँ पे एक एग्जाम्शन मिलती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स है, और दो चीजें आती है स्पोर्ट्स, एक होता है आर्ट्स कल्चर, यहाँ पे भी एग्जाम्शन है, पर ये दोनों एग्जाम्शन किसी के लिए भी है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग और एजुकेशन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, सबके लिए एग्जाम्शन है, नोटिफिकेशन नंबर 12। लेकिन फॉर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट मिलता है, वो एग्जाम्शन मिलता है, 12AA या फिर AB। तो क्या अपने को यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आप देखना कंप्यूटेशन जहाँ पे होगा ना, ये रहा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और इसके ऊपर हमने जीएसटी चार्ज कर दिया 1800 रुपये। उसके बाद है इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन फिनटेक्स ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल, अगर स्कूल खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है तो आपको पता है ना, स्टूडेंट सिक्योरिटी और स्टाफ की जो भी सर्विसेज होते हैं एग्जाम्शन है। जब सर्विस वो ले रहा है पीछे से इनवर्ट सप्लाई होता है, और ये है अगर सिक्योरिटी सर्विसेज, तो वहाँ पे बोलता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, ये सब चीज़ें हैं ना, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन स्कूल, इन इनसाइड द स्कूल, ये यहाँ पे आउटसाइड द स्कूल कैंपस ये सर्विस दी जा रही है, क्या एग्जाम्शन मिलेगा? हाउसकीपिंग सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, अगर ये इनसाइड द स्कूल कैंपस है एग्जाम्शन है,
आउटसाइड ऑफ द स्कूल कैंपस है, एग्जाम्शन खत्म, एग्जाम्शन यहाँ नहीं मिलेगा, आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 4 लॉट्स आउट ऑफ द 2 लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। आपको पता है जब लॉट में मिलेगा तो लास्ट लॉट के ऊपर अपन क्रेडिट बुक करते हैं 16 सबसेक्शन 2। ये बोलता है कि जब आप लास्ट लॉट रिसीव करेंगे उस समय आपको क्रेडिट लेना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड में क्या क्रेडिट थे वो दे रखे हैं, रेट्स दे रखा है, बोथ आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी इंक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ नीलकंठ 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है कि हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन अलग है कि पहले हमने आउटवर्ड सप्लाई बना ली, कंप्यूट कर लिया, फिर पूरा आईटीसी कंप्यूट कर लिया और उसके बाद हमने सेट ऑफ करा है। तो यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमने जीएसटी कैसे लगा दिया। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? क्वेश्चन क्या था भाई? Services provided by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex। तो ये तो एग्जाम्शन होना चाहिए था ना यहाँ पे, हम जीएसटी कैसे लेके आ गए? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। यहां देखो क्या था, ध्यान रखने की चीज है, ओरिजिनल वर्क्स की बात करता है ये, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तब, और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा क्या केस था? रिपेयर का केस था, और ये हो जाएगा टैक्सेबल। लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग के लिए अगर है तो टैक्सेबल है। ध्यान रखना, मेरे से भी छूट गया। ये हमने देख ही लिया था। फिर चौथा है एबीसी हायर एजुकेशन, इसके लिए अपन वही वाली नोट एप्लीकेबल होगी, इनसाइड द स्कूल कैंपस होना चाहिए। ये देखो पहले तो ये है कि ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स इज एग्जाम्ड अंडर जीएसटी वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12 ओनली इफ प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12AA या फिर 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 10 इन द गिवन केस। हालांकि अगर आर्ट और कल्चर की बात होती है, स्पोर्ट्स की जगह पे वर्ड होता आर्ट्स और कल्चर, तो फिर सबके लिए एग्जाम्पशन होती है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज की बात हो गई, तो इनसाइड द स्कूल कैंपस होना चाहिए, परफॉर्म्ड विद इन द प्रेमाइसेज, प्रेमाइसेज के अंदर या स्कूल कैंपस के अंदर हो तो फिर एग्जाम्पशन मिलता है, बाहर होगा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगा। और आईटीसी में यहाँ पे आईटीसी में क्या सब था? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, उसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं मिला, नील है। मेंबरशिप ऑफ क्लब नील। जीटीए का क्रेडिट अपने को मिल जाएगा, 24,000 का टोटल क्रेडिट मिल रहा है अपने को, 24,000, और पहले से हमारे पास ओपनिंग था 57,000 और यहाँ 50,000। तो बेसिकली यहाँ पे भी है कि हमारे पास 74,000 का क्रेडिट आईजीएसटी में पड़ा हुआ है, 57,000 का क्रेडिट सीजीएसटी में पड़ा है, तो हमको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। तो जीएसटी पेबल हो गया 45,100। तो हम सबसे पहले आईजीएसटी का पेमेंट यहाँ करेंगे, उसके बाद 69,500 यहाँ बच जाएगा। 69,500 को हम
सारा का सारा ख़त्म करना है, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, ख़त्म हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब हमने साढ़े 24,000 और 45,000 यहाँ यूज किया है, क्योंकि अगर हम सारा का सारा अगर यूज कर देते 69,545,000 यूज कर ले यहाँ पे, हमारे पास कुछ तो क्रेडिट अपना है ना जी, तो हम इसको बाद में यूज कर लेंगे। जिसके लिए हमें पहले कैश देना पड़ेगा, हमें कैश कंपोनेंट को बचा के रखना है, कैश ना देना पड़े तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं। यहाँ तो हमारे पास क्रेडिट है ही नहीं, यहाँ तो हमारे पास फिर भी 57 का CGST का क्रेडिट है, इसमें तो एक भी क्रेडिट नहीं है हमारे पास SGST में। हमने पहले SGST को सेट ऑफ कर लिया GST से, क्योंकि हम किसी भी महीने और किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है 24,500 जो बच गया वो यूज किया, फिर बाकी जो रिमेनिंग CGST का क्रेडिट हमने 20,500 यूज किया, और बाकी जो CGST का क्रेडिट बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये बात करता है कि आपके पास 100 इन्वॉइसेज हैं, 10 लाख GST इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, और 80 इन्वॉइसेज सप्लायर ने GSTR 1 में फाइल कर दिया। आपको GSTR 2B में कितना दिख रहा होगा? 80 इन्वॉइसेज। पहले क्या हुआ करता था, 5% आप लेते थे, जितने आपको दिख रहे हैं क्लियर क्रेडिट का 5% आपको अलाउ होता था। ठीक है, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अमेंडमेंट आ चुकी है। आप वो वाला लेक्चर चाहो तो रिवीजन वाला देख लेना एक बार, अमेंडमेंट का एक लेक्चर अलग से है, वो देख लेना। तो अब जितने हमें 2B में दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी का हमें क्रेडिट मिलेगा। कौन कहता है ये कहता है हमको रूल 36(4) एज वेल एज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है। दोनों जगह चेंजेज आ गए हैं, सेक्शन के अंदर भी और रूल में 36(4) के अंदर भी अमेंडमेंट आ गया है। तो अब दोनों जगह यही कहता है कि आपको कम्युनिकेट कर दिया गया हो, सप्लायर ने GSTR 1 में फाइल कर दिया और आपको कम्युनिकेट हो गया है 2B में। अगर 2B में कम्युनिकेट हो चुका है तो आप उसका क्रेडिट लेंगे, बस जितना कम्युनिकेट कर दिया गया है उसी का क्रेडिट लेंगे। तो 80 इन्वॉइसेज उसने GSTR 1 में डाल दिए तो 80 का क्रेडिट लेंगे, 20 का हमें नहीं मिलेगा। तो अब 80 इन्वॉइसेज पे क्रेडिट है 6 लाख, तो हमें अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल्ड है 6 लाख, और बाकी जो 20 इन्वॉइसेज बच गए उसके ऊपर 4 लाख का क्रेडिट इन्वॉल्व है, बट आपको मिलेगा कितना? 0। सिर्फ और सिर्फ जितना 80 इन्वॉइसेज जो दिख रहे हैं GSTR 1 में सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलेगा। 2B में जो आपको दिख रहा होगा, 1 ने सप्लायर ने फाइल किया, और 2B में जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 6 लाख, वो 6 लाख आपको क्रेडिट लेनी है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 इन्वॉइसेज नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डिगामा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। वास्को डिगामा लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गुड्स परचेज करें। कैपिटल गुड्स परचेज डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन। अपने को इसमें निकालना क्या होगा? ITC निकालना होगा। यहाँ भी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। यू मे ऑल्सो एज्यूम ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर, ठीक है, उसने सारे कंडीशन फुलफिल कर दिए। उसके बाद कहता है कि कैपिटल गुड्स परचेज ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स। आप दोनों चीज ले सकते हो क्या? ITC भी ले लिया, उधर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो ITC आप नहीं ले सकते, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रीजन भी यही है, 16(2) बार कर देता है क्रेडिट को। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर्स, आपने खरीदा। इनवॉइस ऑफ रवि ट्रेडर्स इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये कौन से महीने का है? जनवरी मंथ का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रवि ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदा और इनवॉइस ऑफ रवि ट्रेडर्स इज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ जनवरी 2022, बट गुड्स वे रिसीव्ड इन मंथ ऑफ मार्च 2022, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुड्स के रिगार्डिंग
जब तक आप 16(2) क्या कहता है, जब तक आपके पास गुड्स एक्चुअल में रिसीव ना हो गया होगा आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अब आप कब ले रहे हो, मार्च में गुड्स एक्चुअली आएगा, तो जब माल रिसीव होगा तब आप जीएसटी की क्रेडिट ले लेना। अभी के लिए आपको इसका क्रेडिट भी जनवरी के महीने में नहीं मिलेगा। कार परचेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, ठीक है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार के लिए आपने कार खरीदा, क्रेडिट मिलेगी, मिल जाएगी। सच कार गॉट डिस्ट्रॉयड, ओहो, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड while being used for test drive by the potential customer, क्या आपको क्रेडिट मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? गुड्स लॉस्ट है, डिस्ट्रॉयड है, क्रेडिट बार्ड हो जाता है 17(5)(g), सॉरी 17(5)(h) के अंदर है, आई थिंक क्लॉज H है। उसके बाद ये 4th नंबर एंट्री क्या है, गुड्स यूज फॉर सेटिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, बीइंग इमोबल प्रॉपर्टी। अब देखो कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप गुड्स लेके आते हो, क्या क्रेडिट मिलती है? इवन इफ यूज्ड ऑन योर ओन अकाउंट, क्रेडिट डिनाइड 17(5) के अंदर, ठीक है, पहला चीज। अदर देन, लेकिन हाँ वो इमोबल प्रॉपर्टी अगर प्लांट एंड मशीनरी हो तो क्रेडिट मिल जाता है। तो हमें ये क्या, ये प्लांट एंड मशीनरी है, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, स्पेसिफिकली बाहर कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी से टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को, तो यहाँ पे इसका भी क्रेडिट हमने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं, इमोबल प्रॉपर्टी है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम राधा लिमिटेड, फुल पेमेंट है बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, यहाँ पे टैक्स ही जमा नहीं करा है उसने। तो देखो प्रोविजनली आपको थोड़ी पता है, एक बात बताओ, आपके सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं करा, ये किसको पता है? ये तो 3B में पे करेगा ना, हो सकता है GSTR 1 में उसने दिखा रखा हो, आपके GSTR 2B में अगर आ रहा हो तो आप प्रोविजनली क्रेडिट ले सकते हैं, अगर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। अगर उसने 1 में भी नहीं डाला है फिर तो आप नहीं ले सकते। तो ये एक संदेहपूर्ण है, हमने अज्यूम क्या किया है इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन का आंसर में। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम दैट अमाउंट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन GSTR 1, रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B that is furnished by supplier in GSTR 1, then credit shall be available to me on the provisional basis. However, that has to be reversed if in actual supplier has not deposited tax thereon. और अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे GSTR 2B में भी नहीं दिख रहा, अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, यानी 1 में भी सप्लायर ने फाइल नहीं किया, तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते क्रेडिट। ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, क्रेडिट मिल जाएगी, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, क्यों नहीं मिलेगी? अपने को यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगी। उसके बाद बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस टेकन फॉर एम्प्लॉयज, हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल नेचर का है फॉर एम्प्लॉयज, लेकिन ऑब्लिगेटरी है क्या कंपनी के लिए? पॉलिसी ऑफ द कंपनी बट नॉट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन नहीं है ये कंपनी का, कहीं पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट वो पॉलिसी है कंपनी का, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल नेचर का है, क्रेडिट डिनाइड है, बट अगर वो ऑब्लिगेशन हो तो फिर क्रेडिट मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने को लिख रखा है साफ साफ, तो मैं क्यों उर्दू पढ़ूँ, अपने को क्रेडिट नहीं चाहिए यहाँ पे। रॉ मटेरियल परचेज्ड है, इनवॉइस मिसिंग बट हैव डिलीवरी चलान, ओहो हो। 16(2) की एक और कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट होने चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन उसके अंदर डिलीवरी चलान नहीं है। डिलीवरी चलान इज नॉट क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट, हो ही नहीं सकता। क्रेडिट लेने के लिए डिलीवरी चलान का यूज़ नहीं कर सकते आप, वो इनवॉइस या डेबिट नोट से ही होगा। तो यहाँ पे इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग एंड चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओहो हो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट तो नहीं मिलती थी ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट नहीं मिलती 17(5) में, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि वो बुक के अंदर कैपिटलाइज्ड कर दी गई है, तो क्रेडिट डिनाई हो जाता था। यहाँ पे वो साफ साफ लिख रखा है कैपिटलाइज्ड नेचर का खर्चा नहीं है,
इसको हमने रिपेयर के लिए लिया था और ये हमने पीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया डायरेक्ट। तो क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? पक्का मिल जाएगी। इसे किसने रोक दिया? तो ये मिल जाएगा और ये भी एक ये बच गया ना, ये भी मिल जाएगा अगर हमने वो मान रखा होगा, अज्यूम कर रखा होगा। तो अगर अज्यूम कर रखा हो तो 80, 90 और 155 के आसपास क्रेडिट आपको इसके अंदर मिल जानी चाहिए। 155 है यहाँ पे, 1,55,000 क्रेडिट मिल जाएगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? Property, however, construction includes only that repairs which are capitalized in the books. Since building is debited to profit and loss, तो आपको इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। बाकी आप पढ़ लेना, वही सारी चीज़ें हैं। डिलीवरी चालान is not a valid document for availing ITC. Health insurance, since it is not obligatory. Motor vehicle for use for transportation of goods is not blocked. ठीक है ना? पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता तो ब्लॉक हो जाता। इस तरीके से एंट्रीज दे रखी। 16 नंबर क्या है? PQR obtained voluntary registration, okay, and applied for same on 17th of September 2021, and the registration certificate has been granted to it on 25th of September 2021. ठीक है, पहली चीज तो उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है। अप्लाई कब किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रांटेड टू इट ऑन 25 सितंबर। The CGST and SGST liability for 10th of September 2021। अच्छा, $24,000 की हमारी आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है। ठीक है। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन 24। अच्छा, एक बात बताओ, क्रेडिट किन किन चीज़ों की मिलती है आपको? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के केस में आपको क्रेडिट किस चीज़ की मिलती है? क्या इनपुट की मिलती है, इनपुट सर्विस की मिलती है, क्रेडिट की मिलती है, कैपिटल गुड्स की मिलती है? मैं आपको बताऊं, वॉलेंट्री अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स की क्रेडिट मिलती है। इनपुट सर्विस की क्रेडिट नहीं मिलती, कैपिटल गुड्स की क्रेडिट नहीं मिलती है। एक बार आ जाओ यहाँ पे, स्पेशल केसेज कहाँ है? स्पेशल सर्कमस्टांसेज इनेबलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। देखो, ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ये वाला केस है हमारा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है। इसमें क्रेडिट किन किन चीज़ों की मिलती है? इनपुट्स, इनपुट मतलब हेल्ड इन स्टॉक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिर फिनिश्ड गुड्स है। तो सब जगह इनपुट्स वर्ड लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको इनपुट्स की क्रेडिट मिलती है। लेकिन अगर कोई कंपोजिशन से शिफ्ट कर रहा है रेगुलर स्कीम के अंदर, या फिर जिसका पहले सारा एग्जेम्प्ट हुआ करता था अब टैक्सेबल हो गया सप्लाईज, पहले एग्जेम्प्ट था अब टैक्सेबल हो गया, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको इनपुट्स की भी क्रेडिट मिलती है। देखो, इनपुट सर्विस की तो कहीं नहीं मिलती है, इनपुट्स की क्रेडिट मिलती है। इनपुट यानी स्टॉक में या सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के अंदर। यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स है तो इनपुट्स तो हो ही गया। उसके बाद कैपिटल गुड्स की भी क्रेडिट मिल जाती है, पर यहीं पे आपको इन दोनों केसेस के अंदर या तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर आपकी 30 डेज के अंदर लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए रिटर्न नंबर लिमिट है वो क्रॉस हो जा रहा है। ऐसे दो केसेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का ही क्रेडिट मिलता है। गॉट इट। ठीक है, तो अब देख लो। और इनपुट्स का एक और चीज़, इनपुट्स कब तक का ले सकते हो आप? किन इनवॉइसेस का क्रेडिट आप ले सकते हो अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो? तो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट क्रेडिट आप आज भी क्लेम कर सकते हो जो आज से 1 साल पहले तक के डेट में इशू हुए हैं। प्रायर टू 1 ईयर को इशू हुए हैं, मान लो आज कितना तारीख है, अक्टूबर चल रहा है। अगर मेरे पास जुलाई 2022 का 21 का क्रेडिट पड़ा हो कोई, और मैं आज अगर स्विच कर रहा हूँ
नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो क्या मुझे क्रेडिट मिल जाएगी उस जुलाई के इन्वॉइस की? नहीं मिलेगी। तो ये एंट्री आप ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 2 सितंबर, ये डेट याद रखना 25 सितंबर 2021, यानी 24 सितंबर 2021 को जो भी स्टॉक होंगे उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा। 24 सितंबर 2021। अब देखते जाओ 2 सितंबर 2021, क्या ये 12 महीने से पहले का है? 1 साल पुराना है इनवॉइस? नहीं, कुछ दिन पहले की तो बात है, 22 दिन पहले का। तो क्या इसकी क्रेडिट हमें मिल जाएगी? मिल जाएगी। इनपुट रिसीव्ड ऑन 21 जुलाई 2021 कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, 12% के रेट से क्या क्रेडिट मिलेगी? मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक 2 लाख वेयर प्रोक्योर्ड ऑन 19 सितंबर 2020। चौबीस सितंबर से 1 साल पहले तक की डेट का क्रेडिट हमें तो मिल जाएगा। 1 साल पहले कब? क्या ये 1 साल पहले का डेट आ रहा है? प्रायर टू 1 ईयर तक का क्रेडिट हमें मिलता है। ये 1 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है तो इसकी क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी। इनपुट सर्विसेज यह देखते ही काट दो। वैल्यू डेट 60,000 प्रोक्योर्ड ऑन इतना इतना 10,800, क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा। कैपिटल गुड्स देखते ही काट दो, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अमाउंट लिखा भी है कि हट गया यार, है नीचे। तो अपने को क्रेडिट का अमाउंट कितना आएगा? 15,000 यहाँ पे, ये IGST है 15,000 और CGST में 4.5, बस इतना ही क्रेडिट है अपने पास। ये रहा कंप्यूटेशन ऑफ ITC 15,000 ये और 4.5, बाकी सब में नील, कोई क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। टोटल ITC इतना हो जाएगा। आउटपुट लायबिलिटी उसने शुरू में बता दिया था कि 24,000 दोनों अकाउंट में है। तो अपने पास IGST की लायबिलिटी है, क्रेडिट है 15,000 की। सबसे पहले हम IGST का ही यूज करेंगे दोनों को पेमेंट करने के लिए। तो हमने 12,000 3,000 का यूज कर लिया है। किसी भी रेशियो किसी भी प्रोपोर्शन में आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें इस तरीके से यूज करना है कि आपकी कम से कम कैश यूटिलाइजेशन हो, मिनिमाइज द कैश फ्लो। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी लिख दिए हैं उसके, कि आपको सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट मिलता है। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक या हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स ऑन द डे इमिडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना आप, जिस दिन पे हमने अप्लाई किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, उस डेट के पिछले प्रीसीडिंग डे पे जो भी क्रेडिट होंगे हम उसका क्रेडिट ले लेंगे। जो भी इनपुट्स होंगे उसकी क्रेडिट हमें मिल जाएगी। ही कैन नॉट टेक ITC विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। और फिर 18(2) की हमने बात करी है कि विद इन 1 ईयर का इन्वॉइस होना चाहिए। फिर ख़त्म। अब 17 क्या है? जमकू लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इंगेज इन द, ये आपके ICI का मेटल का क्वेश्चन है, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेज, इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू GST पेड। ठीक है, तो रॉ स्पाइसेज परचेज करा है। अब देखो ना, ये भी ITC का क्वेश्चन वैसे ही बन गया। रॉ स्पाइसेज सोल्ड टू कस्टमर से 50,000 रुपये, इसकी ITC मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिट मिलेगी? पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट डिनाइड है। मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, अच्छा एम्प्लॉयज के लिए यूज हो रहा है मोटर व्हीकल, तो 13 या उससे ज़्यादा अगर पैसेंजर होते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्रेडिट अलाउड है, अदरवाइज डिनाइड है। तो यहाँ पे भी अजम्पशन बेस्ड बन जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा है तो। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑन ओन अकाउंट या फिर किसी और पर्पस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, GST नॉट अलाउड। आपने कोई गुड्स यूज करा है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला है, उसके ऊपर GST नॉट अलाउड, क्रेडिट नॉट अलाउड। उसके बाद है ऑर्डर प्लेस्ड फॉर 250 kg ऑफ रॉ स्पाइस के लिए हमने ऑर्डर करा है, मसाले मंगाने थे हमने, ऑन मिसेस करीम एंड ब्रोज ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। मिसेस करीम एंड ब्रोज हैव अग्रीड टू डिलीवर टू द वेयर हाउस ऑफ जमकू एट न्यू दिल्ली। ठीक है, जमकू
While the order was getting packed at the factory of Messrs. Karim Bros, got an order from Messrs. from शुभकामना सेल्स, ठीक है। हेंस दे आस्क टू डायरेक्टली डिलीवर करने की बात आ गई, ठीक है। ये बिल टू शिप टू हो गया कि बिलिंग तो ये जो है करीम ब्रोज के बी, ये बिल किसको करेगा, जमकू लिमिटेड को। अब ये सामान इसको न देने की बजाय इसी का कोई कस्टमर है यहाँ पे बैठा हुआ यूपी में ही, तो ये बोला गया कि तुम मेरे को दोगे सामान, मैं फिर इसको भेजूंगा, इससे अच्छा तुम भी यूपी में बैठे हुए हो, तुम मेरे बिहाफ पे डायरेक्ट इसी को भेज दो सामान, भेज सकते हैं, ये माना जाएगा। देखो क्रेडिट लेने के लिए कंडीशन क्या था कि गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, गुड्स आपने रिसीव कर लिया हो, पर यहाँ तो आपने रिसीव नहीं किया, गुड्स तो यहाँ आने की बजाय डायरेक्ट यहाँ चला गया, सिर्फ बिल यहाँ पे आया है। तो इस केस में भी बिल टू शिप टू जब होगा ना, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स एक्चुअली रिसीव कर लिया है। इट शैल बी डीम्ड दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय जमकू लिमिटेड, डीम्ड दैट रिसीव्ड बाय, ठीक है। तो क्रेडिट यहाँ पे अलाउ हो जाएगी। यहीं पे आपने किसी सप्लायर को किसी को आपने बेच दिया, या हो सकता है कि आपको वो रॉ स्पाइस था, आपको उसको मतलब मिक्स करना था, वो क्या बोलते हैं उसको, मसाले बनाने थे उससे, जो एक्चुअल कंज्यूमेबल मसाले थे। हो सकता है आपने किसी को आपने सप्लाई कर दिया होता कि भैया इसको तुम मिक्स करके मील में पीस करके और तब मुझे दे दो। आपने अपने नाम पे मंगवाया, किसी को भी दिया, अपने किसी दूसरे बिजनेस प्लेस पे रखवा दिया, गोडाउन में रखवा दिया, किसी और स्टेट में रखवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट आपको मिल जाएगी। इट शैल बी डीम्ड दैट यू हैव रिसीव्ड सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो मोटर व्हीकल के ऊपर हमने क्रेडिट नहीं लिया है ये मान करके कि वो 13 से कम एम्प्लॉयज़ करा होगा, यही हमने माना होगा, और क्या। सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे ज़्यादा हो तो हमें क्रेडिट मिल जाती है। उसके बाद पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया, आईटीसी नॉट अलाउड, 250 kg पे आपको आईटीसी मिल गया। उसके बाद कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये भी आपके आईसीआई के मटेरियल का क्वेश्चन है। It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel products. It has received IT engineering services from Hi-Fi Infotech Private Limited for 11 लाख रुपए excluding 18% GST, ठीक है। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वाज इशूड ऑन 5 नवंबर को, और ये सर्विस कब दे दिया है, 28 अक्टूबर को, और इनवॉइस इशू करा है 5 नवंबर को, ठीक है। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 ऑन 30 नवंबर, पार्ट पेमेंट कर दिया। बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हाईफाई इंफॉर्मेशन, इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट। डेफिशिएंसी इन द सर्विस रेंडर्ड वाज मेड गुड, मतलब उसने ठीक से सर्विस दे दिया, जितना उसने कम सर्विस प्रोवाइड किया था या सही से नहीं किया था, उसने सही करके सर्विस दे दिया दोबारा से। बाय 15 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन 6 जुलाई फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उसने पूरा पेमेंट बेसिकली कितना 11 लाख का करा था, 4,20 पहले कर दिया था, तो 6,80,000 और पेमेंट करना रहा होगा, वो उसने बाद में किया है। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी, इस केस में कब मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, ये तो यहां पे देखो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विथ टैक्स विदिन 180 डेज में आपको पेमेंट करना होता है। 16 सब सेक्शन 2, 180 दिन के अंदर आपको पे करना है। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको क्या करना होगा, जो आपने आईटीसी ले रखी है उसका रिवर्सल करना होगा। बिना पेमेंट के आपने आईटीसी ले लिया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो क्रेडिट आप कभी भी ले सकते हो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल 2 साल बाद जब भी आप पेमेंट कर दो क्रेडिट ले लो। हाउएवर वंस द रिसिपिएंट मेक्स द पेमेंट, जब भी कर दो, ही विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट अगेन विदाउट एनी टाइम लिमिट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब, आप 2 साल बाद कर रहे हो, 5 साल बाद कर रहे हो, एनुअल रिटर्न की डेट जा चुकी है, दिसंबर जा चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कभी भी ले सकते हो आप। तो इस केस में क्या था कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपने पे कर रखा है, प्रोपोर्शनेट पेमेंट आपने कर रखा है, पार्ट पेमेंट, तो पार्ट क्रेडिट भी आप ले सकते हो, क्योंकि उसने इनवॉइस तो पूरे 11 लाख का इशू कर दिया होगा, आप पूरा का पूरा क्रेडिट लेके बैठ सकते हो सकता है। तो आपको पूरा नहीं लेना चाहिए था, एक तो पार्ट के बेसिस पे ही लेना है जितना आपने प्रोपोर्शनेटली। ग्यारह लाख का 1,98,000 विल बी अवेलेबल टू कंपेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन इट रिसीव्स द इनवॉइसेज इशूड बाय हाईफाई लिमिटेड। हाउएवर प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑफ दिस मच विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अगर आप या तो देखो आप या तो लो ही मत, जो प्रैक्टिकली तरीका ये है कि आपको प्रोपोर्शनेट ही लेना है, और अगर आपने पूरा ले लिया 1,98,000 तो ये आपकी लायबिलिटी, ये आपको लेना थोड़ा था, आपने तो 4 BC पेमेंट करा है, 11 लाख के अगेंस्ट ये क्रेडिट बन रहा था, तो आपको उस हिसाब से चलना है। तो आज के लिए हम ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, आईटीसी का चैप्टर है, इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, देखना एक सेकेंड। ब्लॉक ट्रेड की एंट्री आप सारे अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे ही। स्पेशल सर्कमस्टांसेज, अब देखो इसमें एक और चीज़ देखना, स्पेशल केस वाले चक्कर क्या है जो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, कि जब एक तो बात है कि पहले तो क्रेडिट हम अवेल नहीं करते थे, अब अवेल कर रहे हैं, किन किन केसेज में हो सकता है ये, तो हम पहले कंपोजिशन लेते थे, हमें क्रेडिट नहीं मिलता था, हमारी पहले सारी टैक्सेबल सप्लाई, सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज थी, हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमने उन दौरान जो भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए थे क्रेडिट हमें नहीं मिलती थी। पर अब चूंकि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरह कंपोजिशन से नॉर्मल में स्विच कर रहे हैं, या फिर हमारी एग्जेम्प्ट अब टैक्सेबल बन रही है, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस केस में आपको इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स की भी क्रेडिट मिलती है, इनपुट सर्विस की तो खैर नहीं मिलती है। और ये 2 केसेज हो गए कि आप 30 डेज के अंदर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, आपकी टर्नओवर लिमिट हो चुकी है, या फिर वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट नहीं मिलती है। इसके बाद है रिवर्सल की बात। सिमिलर केसेज में रिवर्सल भी होते हैं, जस्ट उल्टा केस, कि आप रेगुलर में थे अब कंपोजिशन में जा रहे हो, तो रेगुलर में थे आपने क्रेडिट ले रखा था, अब क्रेडिट को आपको रिवर्स करना होगा, या फिर पहले आपका टोटली टैक्सेबल सप्लाई हुआ करता था, अब टोटली एग्जेम्प्टेड हो गया सारा सप्लाई, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कैंसिल, भैया मेरा सारा का सारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, या फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया किसी कारण से। इन सारे केसेज के अंदर देखो, जब रिवर्सल की बात आती है ना, तो इन्होंने हर जगह कैपिटल गुड्स डाल दिया। इनपुट्स तो हर केस में था ही, पहले भी था, जब आप ले रहे होते हो तब तो आपको इनपुट्स है, और कैपिटल गुड्स सिर्फ 2 केसेज के अंदर था, लेकिन जब रिवर्सल करने की बात आती है तो हर जगह कैपिटल गुड्स है। इसके अंदर भी एक कैच है। एक दूसरा सप्लाई क्या हो सकता है पता है, रिवर्सल कहाँ चाहिए, कि जहां आपने आउटवर्ड सप्लाई कर दिया मशीनरी का, आप लेके आए थे कि हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं, और आपने सप्लाई कर दिया कैपिटल गुड्स को, मशीनरी नहीं बेसिकली कोई भी कैपिटल गुड्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान के चलती है उसका लाइफ है 5 ईयर्स किसी भी कैपिटल गुड्स का, चाहे कैपिटल गुड्स यहाँ पे हो, ये भी कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, या प्लांट एंड मशीनरी, चाहे कैपिटल गुड्स यहाँ पे हो,
5 ईयर लाइफ मानती है गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर बोले तो 3 महीने का, 4 पार्ट में 1 साल, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर 5%, यानी 20% 1 साल में। तो 100% कितने साल में, 5 साल में, 20 × 5 = 100। 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ गवर्नमेंट मान के चलती है इसका। यहां पे क्या बोलती है, देखो जब आप कैपिटल गुड्स, 2 केसेस के अंदर 5% पर क्वार्टर का लिमिट आएगा। कहाँ कहाँ उल्टा कर रखा है, पता नहीं क्यों कर रखा है, एक जगह एक जैसा सिमेट्री नहीं बना के रखते यार। देखो यहाँ पे 5% पर क्वार्टर की बात हो रही थी, इससे पहले आप जब यहाँ पे आईटीसी जब ले रहे होते हो ना, इन 2 केसेस के अंदर जब आपको क्रेडिट मिलती है, यहाँ पे भी बोलता है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। इतना आपको रिवर्स करना है, उसके बाद बाकी आप क्रेडिट ले लो जब आपको लेने की बारी आ रही है। तो जब आपने खरीदा था उस समय से क्वार्टर यूज करो, कितने क्वार्टर हमने यूज किया उसको, जितने क्वार्टर यूज करा है। और क्वार्टर फिक्स क्वार्टर होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने मान लो अप्रैल में खरीदा तो मैं मई में खरीदा तो मैंने मई से जोड़ना शुरू कर दिया। वो फिक्स है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्वार्टर है। तो यहाँ पे 5% पर क्वार्टर की बात आती है। देखो एक चीज बताओ, मेरे को जब रिवर्स ही करना है और मैं फिक्स है कि 5 साल गवर्नमेंट लाइफ मानती है, तो मैं ऐसे भी तो रिवर्स कर सकता हूँ इसको, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे भी रिवर्स कर सकता हूँ कि दिस क्रेडिट इज फॉर इतना डेज, 5 ईयर्स इंटू 365 डेज, और हमने एक्चुअल में यूज कितना किया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से निकाल सकते हैं। पर सिमेट्री होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करा है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ कर दिया। जब आप इनपुट कैपिटल गुड्स का इनपुट क्रेडिट ले रहे होंगे, कॉम्पोजिशन से आप नॉर्मल में आ रहे हो या फिर फुल्ली एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आ रहे हो, वहाँ पर जब आप कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेंगे तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप कंप्यूटेशन करोगे एग्जाम के अंदर भी। सिमिलरली जब आप कैपिटल गुड्स सप्लाई करते हो तो वहाँ पे बोलता है कि जितना आपने क्रेडिट लिया था उसमें से पहले तो माइनस कर दो कि कितना दिन आपने यूज किया उसको। उसके लिए 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किया जाता है वहां पे भी फॉर्मूला। और जो बच गया मानेंगे अभी भी रिमेनिंग क्रेडिट है, इतना आप या तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करो या फिर आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स हम निकालेंगे, जिस वैल्यू पे आपने सप्लाई किया उस पर जो भी रेट लगेगा रेट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो व्हिच एवर इज हायर आपको पे करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% पर क्वार्टर वाली बात आती है। लेकिन जब रिवर्सल की बात आती है नॉर्मल केसेस के अंदर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आपने आईटीसी लिया आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स कैसे करना है, तो यहाँ पे कहता है पर मंथ के बेसिस पे कर लो। मैं पागल हो गया, यहाँ पे तो पर क्वार्टर हर जगह गिनवा रहे थे, पर मंथ कहाँ से आ गया। तो ये बड़ा ही थोड़ा सा बेकार चीज़ है, अलग अलग खेल खेलती है। एक जैसा रखना चाहिए था सिस्टम हर जगह पे, इट इज नॉट देयर। यहाँ पे बोलती है प्रो रेटा बेसिस परटेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 ईयर्स। अब यहाँ कह रहा मंथ में निकालना है अपने और तब रिवर्स करना है। यानी आप ये देखोगे कि मैंने कितने महीने यूज किया, अब क्वार्टर और पार्ट क्वार्टर नहीं देखना है, यहाँ पे मंथली रिवर्सल देखना है। तो दिस इज थोड़ा सा बेकार सा चीज़ है। अच्छा, आपने क्रेडिट ले लिया, अगर स्पेशल केसेस के अंदर जहाँ आपको क्रेडिट मिलता है 18 में, सेक्शन 18, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हैं कि आपको तो एक तो डिक्लेरेशन फाइल करनी है, कब कितने दिन के अंदर करनी है, 30 डेज के अंदर करनी होती है डिक्लेरेशन। और सीए और सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, उनकी आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगी अगर टोटल मिला के आईटीसी 2 लाख या उससे ज़्यादा का बन रहा है तो। बाकी तो ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन दे दिया, खत्म आईटीसी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगला लेक्चर जो आने वाला है वो है वैल्यूएशन के ऊपर, विच विल बी द लास्ट लेक्चर इन दिस सीरीज।
I hope you are liking this video. Thank you very much for watching this video till the very end. Bye bye. Hi there, consider subscribing to IDTX Rahul for CSCMA Indirect Taxes Coaching and Training. Thanks.